नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जून। आपसे काफ़ी लंबे समय के बाद बात हो रही है। तो कुछ चीज़ें थी जिनमें थोड़ा बिजी हो गया था और उसके बाद थोड़ा एक फ़्लो छूट गया था। तो फ़्लो छूटने के बाद प्रॉब्लम होता है दोबारा मोमेंटम गेन करने में। तो होपफुली अब मोमेंटम गेन रहेगा। तो जिन लोगों ने भी वो गैप फील किया उनको सॉरी। अब पूरा लगातार वीडियोस आएंगे और इस दौरान मैंने कुछ नई चीज़ें भी की। तो उनमें से सबसे पहला बात था कि मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट स्विच किया अभी। आज का टॉपिक वही रहेगा कि जो ये 3 साल है मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिताया अपने फर्स्ट कंपनी में। तो उसमें मैंने क्या क्या सीखा और जो एक्सपीरियंसेस रहे मेरे, बेसिकली मैं वही शेयर करना चाहूँगा आपके साथ यहाँ पर। और उनको मैंने 5-7 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और हालांकि थोड़ा सरप्राइजिंग होगा ये आपके लिए। स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पे कभी बात करूँगा, बट द थिंग इज़ कि डे टू डे बेसिस पे मैं यही करता हूँ और कुछ सीखता भी हूँ और उसको डॉक्यूमेंट करना भी जगह है, ज़रूरी है। तो इससे बेटर मीडियम हो नहीं सकता था मेरे पास। तो इसीलिए सोचा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी अब इंक्लूड किया जाएगा ब्लॉग्स में और उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। अगर ये वीडियोस किसी के काम आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जब भी बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे माइंड में आता है वो चाहे कोडिंग इंटरव्यू के बारे में हो, चाहे कोडिंग रिलेटेड जॉब के बारे में हो, तो वो सबसे पहला टॉपिक होता है डीएसए। डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। जब सब किसकी बात करते हैं तो कोडिंग राउंड्स में बहुत जगह लोग ये पूछते भी हैं एक्सटेंसिवली और बहुत जगह नहीं भी पूछते हैं। बेसिकली ये टेस्ट क्या करता है आपकी एबिलिटी को कि आप फर्स्ट प्लेस में कोड लिख सकते हैं कि नहीं है। तो ये सबसे पहला चेक पॉइंट होता है बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज़ में और इस पे आपको जज किया जाता है कि हाँ आपको कोड लिखना आता है कि नहीं है, क्या आप डेटा एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो और लॉजिक बिल्ड कर सकते हो कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आर टूल्स दैट यू शुड हैव इन योर टूल किट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। डायरेक्ट इसका यूजेज थोड़ा कम होता है डे टू डे इंजीनियरिंग में, बिकॉज आप अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक पकड़ता हूँ मैं या क्यू पकड़ता हूँ मैं या प्रायोरिटी क्यू पकड़ता हूँ, हीप पकड़ता हूँ, आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ले लो, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन या लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस यूज़ करना है। नॉट इन कोडिंग इंटरव्यूज बट इन योर डे टू डे वर्क। बट फिर भी ये पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, तो उसका मेनली कारण ये है कि इंटरव्यूअर आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप में वो एबिलिटी है कि नहीं है कोड लिखने की, आप कंट्रोल फ्लो जानते हो कि नहीं हो, आप समझते हो कि कैसा आइट्रेशन होता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, तो जो फील्ड के लोग होंगे वो समझ रहे होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दिस इज़ द नंबर 1 थिंग यू विल बी जज्ड ऑन। डीएसए के बाद अगर बात करें तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है माइंड में और जो इंटरव्यूअर्स के पैरामीटर्स पे होता है वो होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी कंट्रोल कितनी है और आप कितने एफिशिएंट हो उस पर। अगर आप अगर आपको रफली एक एल्गोरिदम आपके माइंड में है भी या एक सोल्यूशन आपके माइंड में है भी, तो क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसमें आपको लैंग्वेज की बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप अगर ऊपर ओवरव्यू लेना चाहते हो तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं या यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपको ऊपर ओवरव्यू दे देते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिस पे आप बस गेट द व्हील स्पिनिंग के बारे में बातें होती है कि जब आप बस जानते हो या रफली एक आइडिया लग जाता है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आर बुक्स। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है
बस अगर आपको कोड कॉपी पेस्ट कर देना है स्टैक ओवरफ्लो से या किसी भी साइट से, कि आप बस आप उठा के रख ले रहे हो, देख ले रहे हो, या कोड कैसे उठा के चिपका दे रहे हो, दैट विल रेयरली हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। ऑल दिस थिंग्स आर लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है जहाँ पर आप थोड़ा खुद पे भी इन्वेस्ट करते हो, ना कि बस एक फोकस्ड रहते हो कि हाँ बस एक टिकट क्लोज करना है या आगे बढ़ना है या काउंट बढ़ाना है अपना। तो उन सब चीज़ों को अगर करें तो लैंग्वेज के डेप्थ के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बुक से मिलती है। बुक से मिलने पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें होंगी जो उस टाइम आपको उतना समझ में नहीं आए, बट इट इज़ गुड टू नो ऑल दोज थिंग्स। As you keep progressing in your career, you will feel the need of those features and those implementations, and you will understand कि इस तरह से इस फीचर को क्यों डिज़ाइन किया गया है। So if I talk about my favorite book in Java, so मैंने फॉलो किया था ब्रूस एकल की थिंकिंग इन जावा। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी डेप्थ में है, बट आई गेस इट इज़ आउटडेटेड क्योंकि वो जावा 1.5 के ऊपर लिखी गई थी और जावा 8 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं और काफ़ी सारे नए फीचर्स आ चुके हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेस पे थोड़ा डिपेंड करना पड़ेगा। बट मैं बात कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज की कॉन्स्ट्रक्ट क्या होती है, एक लैंग्वेज की फीचर्स क्या है, और जो आइडिया आपके माइंड में है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक बुक को फॉलो करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया थियोरेटिकल ज्ञान। सो अगर आपके पूछा जाए कि आपने जो समझा है वो सही समझा है कि नहीं समझा है, या कितना समझा है, या कितना कॉन्फिडेंस हो, तो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स को मैं सेपरेट टॉपिक रखना चाहता था, बट यहाँ पर वो कवर हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स आर वेरी स्पेशल थिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई भी नया टॉपिक सीखा तो आप उस पर एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ। छोटा सा ही बनाओ, हैवी बनाओ, आपको जैसा मन वैसा बनाओ, बट एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। तो आपने जावा पे कुछ सीखा अगर, तो आप बेसिक जावा जैसे बैकएंड पे यूज़ होता है मोस्टली, तो आप बैकएंड का कुछ लिखने का ट्राई करो या खुद से कुछ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो कि हाँ आपने एक एपीआई बनाई, उस एपीआई को कोई हिट करेगा तो उसको एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ है जिस पे आप फाइल हैंडलिंग पे भी कुछ मेहनत कर सकते हो, और डीबी से कैसे कनेक्शन बनाते हैं, डीबी से पे रीड कैसे करते हैं या राइट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ कवर हो जाती हैं। तो लैंग्वेज विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट एंड ऑलवेज लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो बात करूँ अगर सीखने की, तो ट्यूटोरियल देख के कभी भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई मत करना, ये बहुत ही ख़राब है। आपको लगेगा कि आप सीख रहे हो, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी। सो वो पूरे देखने के बाद जो उसका लैंग्वेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो खोलो, और जो जो आपने सीखा उसको खुद से लिखने का ट्राई करो। एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, आप सब सीखोगे। सो ये पार्ट प्रीटी मच आपको समअप करता है कि आप लैंग्वेज कैसे सीखते हैं और लैंग्वेज सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है वर्जन कंट्रोल। सो वर्जन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये कोलैबोरेटिव कोडिंग के लिए काम आता है, और मतलब कोलैबोरेटिव कोडिंग मतलब जब एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो सबसे पॉपुलर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन या सॉफ्टवेयर जो भी बोल लीजिए वो होता है गिट। मतलब आप नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कहीं भी बिलोंग करते हो, किसी भी वर्टिकल पे, ठीक है। तो गिट के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली इसलिए क्योंकि गिट का जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसको बोलते हैं वाइट बॉक्स अंडरस्टैंडिंग, ये काफ़ी कम लोगों में है। और ये मैं भी नहीं जानता था। मैंने बहुत ट्राई किया था इस चीज़ को समझने का स्टार्टिंग में ही, बट उतना नहीं समझ पाया था मैं। तो जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब आपका कन्फ्लिक्ट्स होता है या जब आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करना है, तो आपको पता ही नहीं है कि गिट इंटरनली कैसे काम करता है, तो आप वहाँ पर फंस जाते हो। या फिर अगर आपने कोई बैड चेक इन कर दिया या बैड कमिट कर दिया, तो वहाँ पर पूरा बिल्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है। और ये काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है, और जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट कर देता है अगर आप प्रोडक्शन
में ऐसा कोई इशू आ जाए, या जब आपका कोड कंप्लीट होने वाला है एंड के टाइम पे आ जाए, तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है कि गिट के इंटरनल्स कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले जान लो आप कि गिट के बेसिक कमांड्स क्या क्या है, और इस पे आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मीन्स थोड़ा ब्लैक बॉक्स अंडरस्टैंडिंग पहले इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब आप ये सब कर लो, तब एक बुक है प्रो गिट। हालांकि पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है, बट इफ़ यू कीप ट्राइंग तो सम डे थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो आपको कुछ एक रफ आइडिया लगने लगेगा कि गिट कैसे काम कर रहा है, या गिट अगर कोई आपने कुछ कमांड चलाया और अगर वो कुछ एरर मैसेज कर रहा है, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है या एरर मैसेज है क्या, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी है डे टू डे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। नहीं तो आपको फिर किसी के पास जाना पड़ेगा हेल्प मांगने के लिए, जो कि कभी कभी थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा। गिट के लिए आप GUI भी यूज़ कर सकते हो, या अपने ID में इंटीग्रेटेड चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको पता नहीं चलता है कि आपने गिट फेच किया या गिट पुल किया। बस आप क्लिक करते हो पुल पे, तो इंटरनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू नेवर नो। सो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू हैव अ गुड कंट्रोल over what you're doing, I would always suggest going with the CLI, which stands for command line interface. तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट स्टिल ऑल दिस थिंग्स आर लॉन्ग टर्म गेम्स। मतलब once you are a Git expert once you are a Git expert, trust me, लोग आपके पास कितना क्वेश्चंस लेके आएंगे और कितने लोगों के आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, you can't imagine. So the next thing that comes to my mind is knowing about your ID. अपने ID के फंक्शन जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड, इट गिव्स यू एन इंटरफेस टू टॉक टू द कोड। और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप समझ जाओ आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। ये 100% ट्रू है। तो ID के बारे में जानना, चाहे कोई भी चुन लो, आप अपने मन से चुन लो, कुछ भी, दैट डजेंट मैटर। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि इंटेलिजे आइडिया थोड़ा बेटर है, बट एक्लिप्स भी डज अ गुड जॉब। मैं एक्लिप्स ही यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो जैसे कि एक्लिप्स का एग्जांपल ले लो आप, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू कॉन्फ़िगर योर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। व्हाट आर द शॉर्टकट्स, कि अगर एक मेथड का सारा रेफरेंस ढूंढना है तो क्या यूज़ करना है, ठीक है। एडिटिंग में भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि एक लाइन को ऊपर नीचे मूव करना है या कोड को रीफैक्टर करना है। सो दोज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी लाइक too much. You'll thank me later, because I realized I never thought as a software engineer that I will need to know about all these things, and nobody told me explicitly that you need to know. That's what I gained from my own experiences, कि नहीं, आपको इसके बारे में भी जानना होता है। अगर ID के बारे में आप नहीं जानोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसी के साथ आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ, जो कि है डीबगिंग। डीबगिंग एक ऐसा स्किल होता है कि आपको ढूंढना होता है कि कोड कंपाइल कर रहा है, कोड चलो ठीक है, कंपाइल टाइम के लिए भी चल गया, रन टाइम के लिए भी चल गया, बट एक लॉजिकल फेलियर है कहीं ना कहीं, कि मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बग। कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो पे या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए डीबगिंग के लिए आपको डीबगर यूज़ करना आना चाहिए। स्पेशली मैं कंटिन्यूशन पे बात करूँ अगर ID के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ID का डीबगर यूज़ करना आना चाहिए। मेथड के अंदर कैसे घुसना है, लाइंस कैसे स्किप करनी है, वो पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट कैसे स्किप करना है, एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करना है, और किस लेवल तक आपको डिग करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ सबस्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग क्लास का मेथड, तो उसके अंदर आपको घुस के नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि वो मेथड ऑलरेडी प्रूवन है, टेस्टेड है, तो दैट इज सपोज टू गिव यू अ वेरी साउंड आउटपुट। उस पर आपको चेक नहीं करना है। सिमिलरली देयर विल बी सम थिंग्स इन योर प्रोजेक्ट विच आर वेरी स्पेसिफिक टू वन थिंग, एंड दे आर क्वाइट टेस्टेड, and they are quite
स्टेबल इफ़ यू से इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर नहीं घुसना है, इसका आउटपुट यहाँ से आ रहा ये सही है, दैट यू कैन वेरीफाई, ठीक है। तो इसको बड़ा ही ये चीज़ कहीं मिलेगी नहीं आपको, बट ये आपको खुद से एक्सपीरियंसेस से ही गेन करना पड़ता है। डिबगिंग वाला पार्ट थोड़ा क्रिटिकल है, इस पर तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिलता, बट या एज अ न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिस विल बी हार्ड फॉर यू एंड डोंट रियली क्विट ऑन दिस, इट पेज इट लाइक इसके डिविडेंड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको फोकस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो फोकस है आपका वो काफ़ी हाई होना चाहिए, स्पेशली फॉर डीबगिंग। कोड लिखने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीबगिंग स्किल्स को बिल्ड करना। तो जस्ट लाइक एनी अदर स्किल यू नीड टू बिल्ड योर डीबगिंग स्किल्स एज वेल। सो आइए दोस्तों, डीबगिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो शेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली आपका लाइफ आसान करने के लिए होता है। तो अगर आपका कोई रिपीटेड टास्क है जो आप बार बार करते हो, तो उसको मैनुअली करने से बेटर होता है कि आप उसके लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख देते हो, ठीक है, जो जाके वो परफॉर्म कर देता है। वो मतलब ऐसा कुछ हार्ड और लॉजिकल काम नहीं होता है। बेसिकली ये फाइल कॉपी करना, सर्विसेज रिस्टार्ट करना, या अगर आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो आप चाहते हो कि आपका आईडी वाईडी अपने आप ऑन हो जाए, और कुछ कुछ जो बेसिक बॉयलर प्लेट काम है वो हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग इज़ वेरी कॉमन इन प्रोजेक्ट्स, एवरीबडी डज दैट, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप शेल स्क्रिप्टिंग से और पावरफुल कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए पाइथन है। पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ तो वो स्क्रिप्ट ही है, हालांकि उसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी यूज़ करते हैं लोग, सो दैट्स फाइन। और इसके साथ इट इज़ गुड टू नो, आपका लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं लिनक्स की। सो लिनक्स इज़ रियली इम्पोर्टेंट when it comes to software engineering. The reason being most of the servers are on Linux. कारण क्या होता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज आपको लिनक्स का अगर हो तो आपको सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपने कोई भी अपडेट दिया, कुछ भी हुआ, तो वो पिक कर लेता है उसको। मतलब ऑलमोस्ट इफ आई टेल यू इट्स ज़ीरो डाउन टाइम। तो ऐसे कुछ कुछ सर्वर्स हैं लास्ट 30 ईयर्स से जो रिस्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात होगी। अब विंडोज़ में कुछ अपडेट करो तो इट डेफिनेटली वांट्स टू रीस्टार्ट, but when it comes to Linux is the proven software or the proven environment when it comes to deployment of softwares. तो ये हो गया। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि नेटवर्क मॉनिटरिंग आपको आनी चाहिए, सर्विसेज कौन से रन कर रही है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और कैसे कुछ चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, रिपोजिटरीज क्या होती है। अगर स्पेसिफिकली RHEL के बारे में बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर क्या होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो, और ये सब चीज़ें अगर आप इंटरव्यू में बात करते हो, या ये सब चीज़ों को सीखने का बेस्ट तरीका मैं बोलता हूँ तो प्रोजेक्ट्स बनाना ही है। प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप इन चीज़ों से एक्सपोजर होता है, आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो ऑल दिस थिंग्स विल मेक यू टिल दैट लेवल कि हाँ, बस ऐसा नहीं कि आपको बस इंटरव्यू क्लियर करके वहाँ पहुँच गए और उसके बाद आप स्टक हो कि अब क्या करें, कुछ आता ही नहीं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने से हो जाता है। और एक और चीज़ आपको होना चाहिए कि आपको कमांड लाइन एडिटर पे काम करना बहुत फ्लुएंटली आना चाहिए। विम हो जाए चाहे नैनो हो जाए, दोनों में से कुछ भी चीज़ चूज़ कर लो, बट उसमें प्रोफिशिएंट हो, मतलब जानो कि कैसे क्या होता है, कैसे आप एक फाइल को कमांड लाइन पे एडिट कर सकते हो। CLI पे काम करना और एक कमांड लाइन पे काम करना जिसको बोलो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, क्योंकि आपका जो UI है वो चेंज होता रहता है, या फिर वो उतना एफिशिएंट नहीं है डेवलपर के पर्सपेक्टिव से या इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से, बट जो पावर आपको मिलती है कमांड लाइन से और स्क्रिप्टिंग से, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। सो ये भी जो भी चीज़ें थी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से थी, और ये मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए जस्टिफाइड है। अगर मैं बोलूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काफ़ी सारे रोल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली नेटवर्क इंजीनियर हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हो सकता है कि स्पेसिफिकली आप टेस्टिंग करते हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली डेटाबेस के बारे में जानते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं,
ये मैंने कुछ चीज़ें थी जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी और मैंने इनको उठाया और आपके साथ शेयर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको ये समझना, 2 पॉइंट है मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपको ये समझना कि कोडिंग इज़ क्राफ्टमैनशिप। आप ये समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ अ क्राफ्ट। जैसे कि आप आर्ट बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, तो ड्राइंग के बारे में आप जितना भी पढ़ लो आप आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे, ठीक है। या आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो 1 वीक या 1 साल, तो वो एक्सपर्टाइज होगा, यू विल इम्प्रूव, बट इट टेक्स रियली अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू बी एन एक्सपर्ट। लाइक पेंटर का देख लो, तो पेंटर्स लाइक दे प्रैक्टिस अ लॉट। सो आपको कोडिंग के साथ भी सेम करना है, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट, फोकस्ड और डिलिबरेट प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। सो यू नीड टू पुट इन दैट। और सेकंड थिंग इज़ ऑलवेज नो अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। ओके, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि कुछ चीज़ें आज नहीं हो रही हैं, सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। और या कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लग रही है आपको बिगनिंग में, तो जैसे लोग बोलते हैं कि वेल एवरीथिंग इज़ डिफिकल्ट एट स्टार्ट, सो यू डोंट नीड टू क्विट, लगे रहो उस पर, थिंग्स विल कम। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु मेक इट और पीपल हु डोंट मेक इट। सो यहाँ पर वो थोड़ा चॉइस का आता है। तो कुछ चीज़ें नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, हो जाएंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझिए। जैसे कि मेरे केस में मुझे लगता था कि बस कुछ लोग जीनियस होते हैं, कि मतलब मुझे नहीं आ रहा, उसको आ रहा, तो मैं सोचता था कि भाई ही इज़ लाइक वाओ, वो बग उसने ऐसे कर दिया, वैसे सॉल्व कर दिया, तो मतलब बड़ा ही ग्रेट इंजीनियर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिनेटली देर आर पीपल विद डिफरेंट IQ लेवल, बट एफर्ट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो कीप पुटिंग इन द एफर्ट एंड थिंग्स विल चेंज एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखने का। सो या दैट्स इट। सो ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, और मैं जैसा जैसा जाता रहूँगा आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा। सो अंटिल देन कीप सेफ and take care of yourself and your family members. Jai Hind.